दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए प्रस्तुत है इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर नोट्स। इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, सिख संप्रदाय और पंजाब राज्य तथा मैसूर राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी एवं प्रांतीय राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए थोड़ा सा बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था और मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, लेकिन वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के तट पर थी, वहां पर स्थानांतरित की और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की और कृषकों को तकाबी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ था। और दोस्तों 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ था, जिसमें सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल बहुत अधिक समृद्धशाली बन गया और इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ था। दोस्तों 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी या ब्लैक होल की त्रासदी हुई थी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और अगले सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध अगर जो बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ था और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही थी और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया था। दोस्तों प्लासी जो है ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी मुदगलपुर स्थानांतरित किया था। दोस्तों बंगाल में अगर जो राजधानी के स्थानांतरण का क्रम देखा जाए तो सबसे पहली राजधानी इसकी ढाका, फिर मुर्शिदाबाद और फिर मुंगेर रही। बक्सर का युद्ध जो कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए निर्णायक था, ये 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे और इस युद्ध में यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। अब आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। देखिए आपको सही सुमेलित करना है। ब्लैक होल की घटना, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और देवगांव की संधि, इन घटनाओं को आपको सही सुमेलित करना है। तो आप देखिए दोस्तों, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी नवाब सिराजुद्दौला के समय में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और देखिए बक्सर का युद्ध, तिथि याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को और देवगांव की संधि आपकी ये 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लैक होल की घटना नवाब सिराजुद्दौला के समय काल में 20 जून 1756, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 और देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। अगला प्रश्न आपको सही सुमेलन करना है वर्ष से। इसमें आप मिलान कर सकते हैं दोस्तों वर्ष का कि प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में,
क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल ये मई 1765 से फरवरी 1767 रहा और इलाहाबाद की संधि ये 1765 में हुई थी। आप देख लीजिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। क्लाइव भारत में गवर्नर पद पर 1757 से 1760 और दूसरे कार्यकाल के लिए 1765 से 1767 तक रहा था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया और इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुई थी और इस संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो ये था दोस्तों ड्रेक। देखिए, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था और अंग्रेजों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका थी, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर ली और उसके परकोटे पर तोपें चढ़ा दी। अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया और बंगाल के भगोड़ों को शरण दी। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के इन जघन्य कार्यों से रोका तो उन्होंने टाल मटोल की और जून 1756 में फोर्ट विलियम घेर लिया गया और 5 दिन के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर रॉजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वार से भाग निकले और नवाब कलकत्ता को मानिक चंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो सही उत्तर है शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी? आपको बताना है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष? तो ये 1765 में प्राप्त की थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था नवाब सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली वो उड़ीसा का शासक कौन था? तो ये था कृष्णराज। दोस्तों, ये था कृष्णराज और ये दूसरा हिंदू शासक था जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने जो है एक तरह से वृद्धि के लिए अपने शासन के दौरान उस पर निगाह डाली थी। अगला प्रश्न है, 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? आपको बताना है। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते किसे भेजा गया? तो ये था वाटसन। आप जान लीजिए कि जून 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम घेर लिया गया और 5 दिन बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर रॉजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वार से भाग निकले। नवाब कलकत्ता को मानिक चंद के हाथ में देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया और ज्यों ही कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने एक सेना जो उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित की थी कलकत्ता पर अधिकार के लिए भेज दिया और कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए वाटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1717 के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा मिली थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि इसके द्वारा 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा, कोई अतिरिक्त चुंगी देने की आवश्यकता नहीं और कलकत्ता के आसपास के अतिरिक्त जमीन लेने की अनुमति मिल गई। आप जान लीजिए कि सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी किया गया फरमान ओरम यानी रॉबर्ट ओरम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था और 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सिक्कों को भारत में सभी जगह मान्यता दी गई और फर्रुखसियर के शासनकाल में दोस्तों 1715 में जॉन शुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत आया था। अगला प्रश्न है, ये है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था।
अगला प्रश्न है, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उसके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? तो ये थे हैमिल्टन। देखिए, हैमिल्टन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधि था, उसके साथ एक सर्जन यानी एक डॉक्टर भेजे गए थे सम्राट फर्रुखसियर के कष्टकारी रोग से मुक्ति दिलवाने के लिए। दोस्तों, कंपनी के एक योग्य चिकित्सक विलियम हैमिल्टन जो था, इसने सम्राट फर्रुखसियर को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाई थी। उसकी सेवा से खुश होकर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, काल कोठरी त्रासदी किसे बंद किए जाने से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि काल कोठरी की त्रासदी अंग्रेजों को बंद किए जाने से संबंधित है और ये घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। और इसमें जो है हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो ये 20 जून 1756 को घटित हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में घटी। इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और ये अलीवर्दी खां के पुत्री का पुत्र यानी दौहित्र था। हॉलवेल के अनुसार दोस्तों, नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबे, 14 फुट और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे और ये घटना इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल देखिए काल कोठरी की घटना कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? तो ये था रॉबर्ट ओरम, यानी ओरम ने दोस्तों मुगल सम्राट फर्रुखसियर के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। अगला प्रश्न है, बंगाल के सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? तो ये था मुर्शीद कुली खां। दोस्तों, मुर्शीद कुली खां ये अंतिम गवर्नर था बंगाल सूबे का जिसको मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो आप देखिए अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो सही उत्तर है अलीवर्दी खां ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अगला प्रश्न है, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे? तो ये 3 जिले याद रखिएगा, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती कौन थी? तो ये थी हुगली। और सन 1757 में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया? तो उत्तर है दोस्तों 1757 में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगुना भत्ता दिया गया था? तो मीर जाफर द्वारा अंग्रेजी फौज को दुगुना भत्ता दिया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ था? तो आप जान लीजिए कि 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में जो है सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया जिसमें बंगाल में कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिल गया था। अगला प्रश्न है, जब प्लासी का युद्ध 1757 में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो ये था मीर जाफर, और मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसी के दोस्तों षड्यंत्र की वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सूबेदार ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी? तो ये था अजीम उस शान। अजीम उस शान ने दोस्तों, ये मुगल सूबेदार था, इसने 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी।
अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल की दीवानी की सनद लेने की सलाह दी थी? तो ये मणिक चंद ने। दोस्तों, मणिक चंद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल के दीवानी की सनद लेने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे घोषित किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, सिराजुद्दौला के उपरांत या सिराजुद्दौला के हार के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया, क्योंकि उसने सिराजुद्दौला से युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो जाब चारनाक ने। दोस्तों, कलकत्ता की स्थापना जाब चारनाक के द्वारा की गई थी। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाब चारनाक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती यानी कलकत्ता का स्थल चुना, और इस तरह 1690 में जाब चारनाक ने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, 1690 ईस्वी में अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की थी। और आप जानते भी हैं कि बंगाल के सूबेदार अजीम उस खान ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी दी थी, जिसके बदले इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये जो है देना पड़ा था। और इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर की किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया था? तो ये था 2 जनवरी 1757। दोस्तों, 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया था, और अलीनगर की संधि के अनुसार नवाब ने अंग्रेजों को वो अधिकार पुनः प्रदान किया जो उन्हें सम्राट फर्रुखसियर के फरमान द्वारा मिला हुआ था। और मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वो व्यक्ति कौन था? तो वो था वाटसन। दोस्तों, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र का अमीचंद द्वारा भंडाफोड़ की बात कहने पर क्लाइव ने अमीचंद से समझौता कर लिया। समझौते के 2 प्रारूप तैयार किए गए, एक सफ़ेद कागज जो असली प्रारूप था और लाल कागज जो कि नकली प्रारूप था। अमीचंद के मांगों का उल्लेख केवल लाल कागज पर था और वाटसन ने केवल सफ़ेद कागज पर हस्ताक्षर किया था। लाल प्रारूप पर क्लाइव ने वाटसन के नकली हस्ताक्षर बना दिए और उसे अमीचंद को दे दिया था। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में नवाब का सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लिया था, और क्लाइव ने दावा किया कि चंद्रनगर की क्षति फ्रांसीसियों के लिए इतनी भयंकर सिद्ध हुई जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था नजमुद्दौला। नजमुद्दौला दोस्तों अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो चार्ल्स नेपियर ने। दोस्तों, चार्ल्स नेपियर ने बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा था। अब आइए अवध से संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से उनको जान लेते हैं। अवध राज्य से संबंधित देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुरुआती दौर में जो हमारा शुरुआती समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शुरुआती व्यापार और अधिकार कर रही थी, उस समय अवध राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना सआदत खां बुरहानुल मुल्क के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवध में दोस्तों स्वायत्त राज्य की स्थापना सआदत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा की गई थी।
और देख लीजिए अगला प्रश्न है कि भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में शामिल हुआ था। तो ये सहायक संधि में दोस्तों, सहायक संधि में अवध का नवाब शामिल हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये साम्राज्य का वजीर था। याद रखिएगा दोस्तों, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर पद के लिए नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था। तो ये कुशासित प्रशासन की घोषणा करके। ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो है एक आरोप था प्रशासन के, कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो है ये अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। तो देखिए अवध का अंग्रेजी राज्य में जब विलय किया गया उस समय वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह था और इसका शासनकाल 1847 से 1856 था और ये अवध का अंतिम नवाब था। आप जान लीजिए दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब कौन था आपको बताना है। तो सही उत्तर है वाजिद अली शाह। दोस्तों वाजिद अली शाह जो था ये अवध के अंग्रेजी राज्य के समय, विलय के समय वहाँ का नवाब था और यही अवध का अंतिम नवाब भी था। आप जान लीजिए कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब सआदत अली खां था। अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। और ये महत्वपूर्ण है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अगला प्रश्न है दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा। तो नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण था, इसी के पास अवध राज्य के दीवान का पद जो है इसके पास रहा था। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वो कौन था। तो सही उत्तर है आप जान लीजिए कि ये था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो है ये बक्सर के युद्ध में दोस्तों जो संयुक्त सेना बनी थी उसमें एक जो है एक शासक ये भी था। और एक प्रश्न और आता है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी। तो शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और ये संधि क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम से संधि की, जिसे इलाहाबाद की पहली संधि कहा जाता है। इसकी जो शर्तें थी, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। सम्राट शाह आलम के लिए इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले और कंपनी के द्वारा प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। और क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को एक दूसरी संधि की, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है। और संधि की शर्तों के अनुसार नवाब जो था इसने इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले शाह आलम को देने का वादा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने कंपनी को 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी वायदा किया। अवध राज्य के बाद आइए सिख संप्रदाय और पंजाब राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। जान लीजिए दोस्तों कि सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए और गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। और आप जान लीजिए दोस्तों गुरु नानक देव की मृत्यु जो है ये 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, इनका प्रारंभिक नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। और देखिए अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। बीबी भानी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए और अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था।
गुरु अर्जुन देव, देखिए दोस्तों, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत शामिल हैं। देखिए, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। छठवें गुरु गुरु हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी भी की थी। सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय थे। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। 8वें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। और आप जान लीजिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा था और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। 5 ककार में केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा। आप जान लीजिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और पाहुल पड़ाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और अब कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। दोस्तों, इसके अलावा बंदा बहादुर ने जो है सिख राज्य स्थापित करने का बीड़ा उठाया और लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे। बंदा ने सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद रणजीत सिंह का शासन आया। रणजीत सिंह दोस्तों सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे और रणजीत सिंह लाहौर के शासक 1798-99 में बने थे। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी और 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। तो अब आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सिख संप्रदाय और पंजाब राज्य से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया? तो लंगर गुरु नानक ने प्रारंभ किया था, जिसको आगे बढ़ाने का कार्य गुरु अंगद ने किया। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो ये गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में दोस्तों सिख राजनैतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है कि अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। देखिए, हरमिंदर साहब का निर्माण दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने करवाया था और आप जान लीजिए कि बीबी भानी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सिख आंदोलन के अगुआ किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख आंदोलन का अगुआ या सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में और किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। अगला प्रश्न है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से आपको सजाना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिखों के गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से। तो पहले आएंगे गुरु हरकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर, फिर गोविंद सिंह और लास्ट में बंदा बहादुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में रखिए।
तो ये कालक्रम में है ननकाना गुरुद्वारा कांड, दूसरा है तोशा खाना गुरुद्वारा कांड और तीसरा है गुरु का बाग संघर्ष। और ये अकाली आंदोलन से संबंधित 3 घटनाएं जो कि क्रम में हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, आपको बताना है। तो ये शाह शुजा से। दोस्तों रणजीत सिंह ने शाह शुजा से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह किससे भेंट किए बताए जाते हैं। तो ये विलियम बेंटिक से भेंट किए बताए जाते हैं। किसके शासनकाल में फकीर अजीज उद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे। तो ये रणजीत सिंह के समय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन 2 ब्राह्मण भाइयों ने रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था। तो देखिए ये थे अंतर सिंह और लहना सिंह। इन्होंने रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म अपना लिया था। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने किसके साथ की थी। तो सर चार्ल्स मेटकाफ। देखिए दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ से 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। और आप जान लीजिए 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने थे। 25 अप्रैल 1809 याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह किस सिख मिशल के थे। तो ये सुकर चकिया मिशल के थे। और मिशल अरबी भाषा का अर्थ होता है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिशल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरस सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिशल को प्रमुख स्थान दिलाया था। सिख और पंजाब राज्य के बाद आइए जानते हैं मैसूर राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था और हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ था। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की और टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। अगर हम आंग्ल मैसूर युद्धों की बात करें तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती है। दोस्तों इसके अलावा जो महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि 1769 में हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि 1784 में और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी हुई थी। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आ जाते हैं। देखिए किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया। तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो है उत्तरमाला से ये प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया था। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1784 के मंगलौर संधि के द्वारा हुई थी। ये 1784। सेरीगफ्तम यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश और किस अन्य शक्ति के बीच हुई थी। तो ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो ये टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में याद रखिएगा 1799 में दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था उस समय हुई थी और टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का ये कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड वेलेस्ली का ये कथन कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है।
दोस्तों 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने जो है ये कथन कहा था। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 का अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था और कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। तो दोस्तों देखिए, लॉर्ड मैकार्टनी मद्रास का गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी और दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अंततः मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम और मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम और मराठों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष की थी। और आप जान लीजिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 1792 में अंग्रेज निजाम और मराठों के त्रिगुट तथा टीपू सुल्तान के बीच हुआ और इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इसका समापन हुआ और टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों यानी निजाम और मराठों को देना पड़ा था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए। इसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रांतीय राज्यों में बंगाल, वहाँ के नवाब, सिख संप्रदाय और पंजाब राज्य, अवध के नवाब, मैसूर राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।